हेलो दोस्तों। मैं अभिजीत कुमार स्वागत करता हूं आप सबका एलपी साइंस स्कूल के इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, हम इस वीडियो में बात करेंगे आरआरबी एएलपी री एग्ज़ाम। ठीक है, साइको का री एग्ज़ाम को लेकर के हम बात करेंगे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आरआरबी एएलपी का साइकोमेट्रिक एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुका है और इसमें बड़े तौर पे बड़े लेवल पे धांधली हुई है। ठीक है, जिसको लेकर के पटना में नवीन सर और एस के झा सर ने आवाज़ उठाया था। ठीक है, और इंडिया के बहुत सारे टीचर भी आवाज़ उठाए थे और फाइनली जाकर के रेलवे ने इस बात को सुना और री एग्ज़ाम को लेकर के हाँ कर दिया, नोटिस भी दे दिया। लेकिन अब हम बात करेंगे इसमें कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं इनमें से जिनका ऑलरेडी वहाँ पे एग्ज़ाम ख़राब गया था, सर्वर का इशू था। ठीक है, माउस सही से नहीं काम कर रहा था या जिनका नॉइज़ के कारण से एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया है। वैसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनको आरआरबी ने कॉल नहीं किया है। ठीक है, ये बहुत बड़ी धांधली है दोस्तों रेलवे की। और इसी को लेकर के अभी रेलवे रिफॉर्म और एसएससी रिफॉर्म के नाम से बड़े बड़े जो इंडिया के टीचर हैं वो आंदोलन कर रहे हैं। ठीक है, और अभी जाकर के दिल्ली में सभी प्रोटेस्ट कर रहे हैं और बहुत सारे स्टूडेंट वहाँ जाकर के उनका साथ भी दे रहे हैं दोस्तों। तो ऐसे में हमारा और आपका भी कर्तव्य बनता है कि अगर आप दिल्ली के आसपास हो तो जाकर के उन टीचरों का और उन स्टूडेंट्स का कोऑपरेशन करें, उनको कोऑपरेट करें, साथ दें, क्योंकि फाइनली स्टूडेंट ही किसी भी देश का भविष्य होता है और उन्हीं पे पूरी देश की इकोनॉमी भी टिकी होती है कहीं ना कहीं। तो ये बहुत ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि आप देख रहे हैं कि इसी रेलवे एलपी साइको एग्ज़ाम को लेकर के आप देख पा रहे हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका एग्ज़ाम वाकई ख़राब गया था, लेकिन उनका फिर से दोबारा री एग्ज़ाम के लिए कॉल नहीं आया है। ठीक है, और उनमें से कुछ ही स्टूडेंट ऐसे हैं भाग्यशाली जिनका री एग्ज़ाम के लिए कॉल आया है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के कहीं ना कहीं हम लोगों के साथ पूरी तरह से रेलवे एक गेम खेल रही है। ठीक है, या रेलवे हो या फिर एसएससी, सभी एक गेम खेल रहे हैं कि स्टूडेंट्स को कैसे बरगलाया जाए और अपना काम निकाला जाए। और जॉब देने के मतलब में तो ये कभी है ही नहीं दोस्तों। खास करके बीजेपी सरकार जब से आई है गवर्नमेंट में, बड़े बड़े वादे कर करके आई थी कि हम हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे। ठीक है, इतना पैसा हम बैंकों से ला देंगे, ले आएंगे, काले धन जो बाहर में रखा हुआ है। वो एक भी वादा पूरी नहीं कर सकी है दोस्तों, और अभी तक उनसे सवाल पे सवाल पूछा जा रहा है और वो किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। तो ये जो रिफॉर्म चल रहा है एसएससी या रेलवे रिफॉर्म में, अगर सरकार बात मान जाए तो हम लोगों की बल्ले बल्ले हो जाएगी। ठीक है, और ऐसा उम्मीद है कि आगे आने वाले 8-10 सालों तक शायद कोई धांधली ना हो और अच्छे तरह से पेपर कंडक्ट हो और सभी एग्ज़ाम्स का कैलेंडर भी जारी हो। खैर, इस वीडियो में हम बात करेंगे आरआरबी एएलपी साइको री एग्ज़ाम को लेकर के क्या कुछ बात हो सकता है इसके बारे में, और कैसे इसकी स्ट्रेटजी हो, आगे तैयारी की रणनीति क्या हो, इन सब के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे शुरू करते हैं बात को दोस्तों, री एग्ज़ाम लेवल। ठीक है, इस बात को आप समझ लें कि फर्स्ट एग्ज़ाम हो चुका है। ठीक है, तो री एग्ज़ाम जो होना है, ठीक है, री एग्ज़ाम जो होगा इसमें लेवल कैसा होगा, लेवल कैसा होगा, इतना आप समझ लें कि जो बैटरी टेस्ट आया है पहले से फर्स्ट एग्ज़ाम में, वो सेम बैटरी टेस्ट आना नहीं है। ठीक है, बहुत कम चांस है इसकी दोस्तों, 95% चांस है कि वो सेम बैटरी टेस्ट नहीं आएगा। ठीक है, साथ में आप ये भी जान ले, सेम बैटरी टेस्ट से मतलब यहाँ है कि मेरा हूबहू प्रश्न नहीं आएंगे। ठीक है, और साथ में इस बात को भी आप जान ले कि जो बैटरी टेस्ट बदल सकते हैं, खास करके मैं जहाँ तक मेरी अनुभव है। ठीक है, क्योंकि मैं 2018-19 के एग्ज़ाम में भी बैठ चुका हूँ साइको एग्ज़ाम में, जहाँ मैं मेरिट में ये साइकोमेट्रिक एग्ज़ाम में ही छट गया था दोस्तों, क्योंकि पीटी और मेंस में मेरा मार्क्स बहुत ही अच्छा था। तो मेरे ख्याल से मेमोरी सेक्शन है या मेमोरी पेज वाला जो क्वेश्चन आता है ये बदल जाए। ठीक है, क्योंकि इस बार जो पूछा गया है वो फिगर था, फिगर मेमोरी टेस्ट था, यही ना था। हो सकता है इस बार ट्रैक आ जाए, री एग्ज़ाम में क्या आ जाए, ट्रैक आ जाए। ठीक है, बहुत ज़्यादा संभावना है दोस्तों कि ट्रैक मेमोरी आ जाए, और इसका जितना भी बड़े स्तर पे हो सके, जितना आप प्रैक्टिस करके जाए उतना आपके लिए बहुत अच्छा होगा। ठीक है, दूसरी तरफ हम बात कर ले कि जो डेप्थ परसेप्शन टेस्ट था, ठीक है, उसमें इस बार पूछा गया था हिडन क्यूब। क्या पूछा गया था, हिडन क्यूब पूछा गया था। इस बार हो सकता है कि ब्रिक्स पूछ दिया जाए। क्या पूछ दिया जाए, ब्रिक्स पूछ दिया जाए। तो आप
इन दोनों की अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर ले, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं दोस्तों जिनका एग्ज़ाम थोड़ा सा सच में ख़राब गया है, क्योंकि उनको अनुभव नहीं था। अच्छे स्टूडेंट थे फिर भी अनुभव नहीं था। तो आपको दोबारा से टाइम मिल गया है, आप फिर से प्रैक्टिस में लग सकते हैं अच्छे से। और अभी अच्छा खासा टाइम है, क्योंकि एग्ज़ाम में अब एग्ज़ाम का नोटिस आया है, डेट नहीं आया है, तो अच्छा खासा टाइम है। तो आप फिर से प्रैक्टिस कर लें, क्योंकि आप एक तरह से अनुभवी हो गए हैं, एग्ज़ाम में बैठ चुके हैं, तो आपको अनुभव है, ठीक है। तो कोई टेस्ट, बैटरी टेस्ट बदले या ना बदले, मेरे ख्याल से ये दो जो बैटरी टेस्ट है, ठीक है, एक डेप्थ वाला जो टेस्ट आता है जिसमें हिडन क्यूब आता है, ठीक है, और ब्रिक्स टेस्ट आता है, और एक मेमोरी सेक्शन, ये दोनों बदल जाएगा, ठीक है। मैक्सिमम चांस है, 99% चांस है कि 95 से लेकर के 99% चांस है कि ये दोनों बैटरी टेस्ट बदले, ठीक है। और कोई बदले या ना बदले, ठीक है। आगे हम बात करते हैं कि टी स्कोर पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है, टी स्कोर पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो मैं जहाँ तक दोस्तों जानता हूँ, मेरी जो अनुभव है 2018-19 के अनुसार मैं देख पा रहा हूँ कि री एग्ज़ाम होने से एवरेज स्कोर बढ़ता है, ठीक है। क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट होते हैं जो वो लेस होते हैं, कम होते हैं, क्या होते हैं, कम होते हैं। क्योंकि जो पिछली बार आपने एग्ज़ाम दिया है उसमें बहुत सारी भीड़ है, ठीक है, बहुत सारा स्टूडेंट है, बहुत सारा स्टूडेंट तो बहुत सारा मीडियम लेवल का स्टूडेंट होंगे, बहुत सारा जो फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम दे रहे हैं उनको अनुभव ही नहीं है साइकोमेट्रिक एग्ज़ाम का, तो वो बहुत अच्छे स्टूडेंट होने के बाद भी उनका स्कोर अच्छा नहीं हो पाएगा, क्योंकि उनके पास अनुभव नहीं है, ठीक है। और दूसरे तरफ वैसे स्टूडेंट जिनको कोई वैसा लेना देना नहीं है, ठीक है, वो भी उन्होंने भी एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है, ठीक है, उनका एकदम कम स्कोर उठेगा। तो कुल मिलाकर के बहुत सारे स्टूडेंट हैं उस भीड़ में, तो एवरेज जो स्कोर होगा वो कम जाएगा, क्या हो जाएगा, कम जाएगा। तो कम जाने के कारण आप ये समझिए कि जिनका री एग्ज़ाम का ईमेल नहीं आया है ना, मतलब जिनका री एग्ज़ाम नहीं होगा वो फ़ायदे में रहेंगे। और जिनका भी री एग्ज़ाम होना है, जिनका भी क्या होना है, री एग्ज़ाम होना है, ये बात आप कमर कस के चलिए कि आपको बहुत अच्छा टी स्कोर लाना पड़ेगा। मेमोरी की बात करें तो जहाँ पे अगर आपका अभी के अनुसार 15 से 16 सही हो रहा था, तो आप ये समझ के चलिए कि आपको 18 से 20 तक का स्कोर करना पड़ेगा, तब आप सेफ होंगे, क्योंकि एवरेज स्कोर कमेगा दोस्तों। और जो टी स्कोर होता है वो पूरी तरह से एवरेज, ठीक है, और प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन का खेला होता है, ठीक है। एवरेज जितना कम रहे उतना बढ़िया रहेगा। जो भी एवरेज स्टूडेंट है या कमज़ोर स्टूडेंट है थोड़ा सा, उनके लिए बहुत ज़्यादा बढ़िया होता है कि एवरेज थोड़ा कम जाए, ठीक है। तो री एग्ज़ाम में आप उसकी उम्मीद कर नहीं सकते, क्योंकि फाइनली सबको इंटरफेस पता चल चुका है, वो एग्ज़ाम में बैठ चुके हैं, किस तरह के क्वेश्चन आए हुए हैं वो भी देख चुके हैं। तो एक्सपीरियंस तो उनको बहुत अच्छा खासा हो गया और ताज़ा ताज़ा एक्सपीरियंस रहेगा। तो टी स्कोर बढ़ने के चांस है री एग्ज़ाम में, ठीक है। री एग्ज़ाम में क्या होगा, टी स्कोर बढ़ेगा। आगे हम बात कर लें कि री एग्ज़ाम के लिए फिर से किस किस बैटरी टेस्ट को हम प्रैक्टिस करें। तो जैसा कि मैंने अभी बोला दोस्तों कि जितना भी हो सके आप मेमोरी में ट्रैक मेमोरी, कौन सा, ट्रैक मेमोरी, उसके बाद आप डेप्थ में आप ब्रिक्स और क्यूब दोनों का प्रैक्टिस करें, ठीक है। क्योंकि सबसे ज़्यादा जो फेल होते हैं वो मेमोरी सेक्शन में फेल होते हैं, ठीक है। बाकी सभी जो बैटरी टेस्ट है उसमें लगभग सबका स्थिति अच्छा ही नहीं, ठीक ठाक और बढ़िया ही होता है, ठीक है, यहाँ पे फेल करते हैं। तो मेरे ख्याल से आप इसका प्रैक्टिस करें, और अपने स्पीड को बढ़ाने के लिए आप जो एक पावर ऑब्जर्वेशन होता है, ठीक है, पावर ऑब्जर्वेशन होता है, ठीक है, और एक परसेप्चुअल स्पीड टेस्ट, इन दोनों का भी प्रैक्टिस करते रहें, क्योंकि ये पूरी तरह से प्रैक्टिस का खेल है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करके जाएंगे तो पावर ऑब्जर्वेशन बहुत ज़्यादा टफ होता नहीं है, सभी को जानते हैं, लेकिन फिर भी वहाँ पे आप लैग कर जाइएगा। इस बार 60 क्वेश्चन पूछा गया था पावर ऑब्जर्वेशन में, जिसमें था पिक्चर प्लेसमेंट, ठीक है, पिक्चर प्लेसमेंट टेस्ट था, ठीक है। और इसके लिए 7 मिनट का टाइम दिया गया था। तो मैं बता दूं दोस्तों कि इस टेस्ट को देख करके हमें बहुत ज़्यादा डर लगता था। और जब मैं प्रैक्टिस करने के लिए बैठा हुआ था, प्रैक्टिस कर रहा था एग्ज़ाम पेपर के लिए, मैं टेस्ट के लिए, तो इसमें मेरा कभी भी 30 से 35 से ज़्यादा सही नहीं हुआ है दोस्तों। लेकिन जब मैंने एग्ज़ाम दिया तो वहाँ पे मैं ये दावा करता हूँ कि मेरा ज़रूर कम से कम सही होगा तो ये 58 से 59 सही होगा, क्योंकि मैंने इतना अच्छा स्पीड कर लिया था अंत में जाते जाते कि उसका कुछ कहना नहीं है, ठीक है। तो मेरा इतना ज़रूर सही होगा। ये काफ़ी टाइम लेता है, पिक्चर प्लेसमेंट काफ़ी टाइम लेता है समझने में, पिक्चर को आप देख सकते होंगे। और उसके बाद ये जो है स्पीड टेस्ट, परसेप्चुअल स्पीड टेस्ट, ठीक है, ये भी मेरा बहुत अच्छा नहीं था। और एग्ज़ाम भी मैंने दिया है तो बहुत अच्छा नहीं गया दोस्तों, क्योंकि इसमें जो 72 क्वेश्चन पूछा गया उसके लिए दिया गया था 7 मिनट, ठीक है।
और 7 या शायद 8 मिनट था, मैं भूल गया हूँ। और लगता है कि मैंने 65 क्वेश्चन के आसपास टच किया, ठीक है। और मुझे नहीं लगता है कि इसमें जाकर के 50 या 52 से ज़्यादा सही होगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा क्लिष्ट हमें लग रहा था, कॉम्प्लेक्स लग रहा था। और बहुत सारे स्टूडेंट का भी ये क्वेरी है, मतलब इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत सबको आया है स्पीड टेस्ट में, परसेप्चुअल स्पीड टेस्ट में। तो आप मेरे अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूँ तो मेमोरी, ट्रैक मेमोरी और उधर ब्रिक्स का और जो हिडन क्यूब है उसका आप प्रैक्टिस करते रहें। और साथ में इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की बात है, क्योंकि ये पूरी तरह से स्पीड का खेला है। बहुत कम टाइम में आपको जो है मतलब ये पूरा का पूरा क्वेश्चन टच करना है। तो स्पीड टेस्ट भी आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करें, हर रोज़ प्रैक्टिस करें, ठीक है। बल्कि मैं तो यहाँ बोलूँगा कि ये जो हिडन क्यूब टेस्ट है आप इसकी प्रैक्टिस कम ही करें, क्योंकि इसमें क्वेश्चन जल्दी किसी को छूटता नहीं है। ब्रिक टेस्ट में भी बहुत नहीं छूटता है, लेकिन मेमोरी टेस्ट और पावर ऑब्जर्वेशन टेस्ट और ये स्पीड परसेप्चुअल स्पीड टेस्ट है, आप इसका जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें उतना आपके लिए बेहतर होगा, ठीक है। तो ये हो गया, किस बैटरी टेस्ट की बात करें, ठीक है, कंप्लीट हो गया। और टी स्कोर कैसे बनेगा और क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा इस बात की, तो इस बात को मैंने बता दिया दोस्तों कि अगर आपका री एग्ज़ाम हो रहा है तो आप थोड़ा सा खतरे में हैं, मैं भी खतरे में हूँ, क्योंकि हमें भी इस री एग्ज़ाम में बैठना है। तो टी स्कोर बढ़ेगा दोस्तों री एग्ज़ाम में, ठीक है, एवरेज बढ़ेगा, क्योंकि सबको पता है कि इंटरफेस कैसा है, पैटर्न कैसा है, और टाइम ही मिल रहा है, तो एवरेज तो बढ़ेगा। आप मान के चलिए कि मेमोरी सेक्शन में आपको 18 से 20 के आसपास सही करना होगा पहले। जिनका भी 14 से 16 के बीच में सही है वो कर लेंगे, वो पास हो जाएंगे, लेकिन हम लोग के लिए थोड़ा सा टफ होगा रास्ता, ठीक है। तो अब टी स्कोर कैसे बनेगा, ये भी दोस्तों ये पूरी तरह से एक्चुअल किसी के पास डाटा नहीं है, ना कोई सही बताएगा, क्योंकि ये सब रेलवे का काम होता है, आरडीएसओ का काम होता है कि किस तरह से टी स्कोर बनेगा, क्या करना है नहीं करना है, और वो इसको रिलीज भी नहीं करती है उस तरह से डाटा इन्फॉर्मेशन। तो मैक्सिमम लोगों का यही अंदाज़ा है कि टी स्कोर जो बनता है वो आरआरबी वाइज ही बनता है, ठीक है, और शिफ्ट वाइज बनता है, आरआरबी वाइज और शिफ्ट वाइज बनता है। शिफ्ट वाइज ना भी बने तो आरआरबी वाइज इसको बनना ही होगा। सभी आरआरबी का एक साथ मिला करके कभी भी टी स्कोर नहीं बनाया जाता है दोस्तों, ठीक है, क्योंकि हर आरआरबीज में किसी में बहुत ज़्यादा अच्छे स्टूडेंट है, किसी में मीडियम है ज़्यादा, किसी में एकदम लो लेवल के जो स्टूडेंट है एवरेज वो बहुत ज़्यादा है, तो सबके साथ ऐसे में न्याय नहीं हो पाएगा। तो ये जो टी स्कोर का खेला है ये आरआरबी वाइज ही बनेगा, इसमें आप निश्चिंत रहें, मैक्सिमम चांस इसी का है, ठीक है। और जिनका भी री एग्ज़ाम होगा उनका अलग से क्या बनेगा, उनका अलग से टी स्कोर बनेगा, उनका अलग से ही क्या बनना है, टी स्कोर बनना है। तो उनका टी स्कोर ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा हो इसके लिए क्या करना है, इसके लिए एवरेज हमें ज़्यादा लाना है, ठीक है, एवरेज ज़्यादा हो उसके लिए क्या करेंगे, हम अपना स्कोर बहुत ज़्यादा अच्छा करें। तो ये टी स्कोर हो गया। और सबसे अच्छी बात है आरआरबी वाइज ही टी स्कोर बने, तो इसमें सभी स्टूडेंट्स का फ़ायदा। अगर एक साथ सभी आरआरबी को मिला करके मतलब ये आरआरबी से इंडिपेंडेंट हो जाए, सभी स्टूडेंट का एक साथ टी स्कोर बने, तो वो गलत हो जाएगा, कईयों के साथ नाइंसाफ़ी हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। अगला पॉइंट है, अगला पॉइंट आप देख रहे हैं कि री एग्ज़ाम कब तक। अभी एक फेक नोटिस दोस्तों, फेक नोटिस वायरल हो रहा है, जिसमें कहा गया है कि 15 अगस्त को आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, ठीक है। तो मैं समझता हूँ, हालांकि इसकी कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है, क्योंकि किसी भी वेबसाइट पे ये नोटिस है ही नहीं, किसी भी रेलवे की वेबसाइट पे नहीं। लेकिन आप प्रीवियस अनुभव से आपको ये पता है, आप ये जान चुके हैं कि किसी भी तरह का फेक नोटिस अगर वायरल होता है, ठीक है, वायरल हो जाता है, तो उस फेक नोटिस के 2 दिन पहले या 3 दिन पहले एग्ज़ाम, या 2-3 दिन बाद एग्ज़ाम डेट आ ही जाता है। तो आप ये मान के चले कि हम लोग का जो एग्ज़ाम होना है वो लगभग 15 अगस्त नहीं तो कम से कम 12 से 13 अगस्त तक ज़रूर हो जाएगा, क्योंकि आप जान रहे हैं कि अभी जो एग्ज़ाम का टाइम है जो 8 या 9 तारीख से शुरू होने वाला है, वो एनटीपीसी का एग्ज़ाम शुरू होने वाला है रेलवे का, ठीक है। तो और ये लगभग 1 महीना चलेगा, लेकिन लगातार 1 महीना चलेगा नहीं, बहुत सारा गैप भी इनमें बीच में। तो किसी भी एक दिन रेलवे को बस क्या चाहिए, एक दिन चाहिए, ये कोई भी एक दिन लेकर के आप ये 15,000 से 20,000 स्टूडेंट का क्या करा देगी, अ, ये टेस्ट आरआरबी साइको टेस्ट करवा देगी, ठीक है। तो ये आप मान के चले कि हम लोग का जो टेस्ट होना है वो 15 अगस्त के आसपास ही होना है, एग्ज़ाम होना है। तो आप अपना कमर बिल्कुल कस लें, और काफ़ी अच्छा टाइम है, मौका भी है, जितना हो सके रगड़ के प्रैक्टिस करें दोस्तों, यही एक उपाय है। क्योंकि ऑलरेडी हम लोग के सामने एक बहुत बड़ी चैलेंज है, इसमें केवल आप ही नहीं मैं भी शामिल हूँ, बहुत बड़ा चैलेंज है। हम लोग को बहुत ज़्यादा स्कोरिंग करना पड़ेगा, तब जा कर के हम उस एवरेज को छू पाएंगे, क्योंकि दो री एग्ज़ाम में हमेशा यही होता ही है, ठीक है। अब हम
बात करेंगे इस सवाल पे कि जिनका भी एग्ज़ाम हो चुका है, ठीक है, जिनका भी एग्ज़ाम हो चुका है साइको का और जिनको री एग्ज़ाम के लिए नहीं कॉल किया गया है, ठीक है, वो कितने स्कोर करके सेफ रहेंगे, कितना आप स्कोर कर रहे हैं तो आपका फाइनल सिलेक्शन के लिए मतलब आपको डीवी के लिए कॉल आ सकता है, ठीक है। इस बात को लेकर के हम बात करेंगे। तो देखिए 5 तरह के बैटरी टेस्ट पूछे जाएंगे, जिसमें पूछे जाते हैं, जिसमें से आप देख रहे हैं कि एक मेमोरी टेस्ट हो गया है, ठीक है। उसके बाद दूसरा है वाच टेबल टेस्ट होता है। उसके बाद आप देख रहे हैं कि ये क्यूब टेस्ट और पिक्चर प्लेसमेंट टेस्ट, और इसी के साथ एक है सेम फिगर जो परसेप्चुअल स्पीड टेस्ट के अंतर्गत में आता है। आप देखें यहाँ पे मेमोरी टेस्ट, इसमें से 24 क्वेश्चन होता है, ठीक है। जो अभी पूछा गया था जो फिगर मेमोरी टेस्ट था, इसमें 24 क्वेश्चन था। और पहले एग्जाम की बात करें तो बहुत सारा स्टूडेंट है, मतलब एक तरह से कहें कि भीड़ है, तो एवरेज कम ही जाएगा। ऐसे में अगर मेमोरी सेक्शन में आपका आपका 14 से लेकर के 16 तक सही है, 14 से लेकर के 16 तक सही है, ठीक है। बल्कि मैं और थोड़ा सा बात करूंगा थोड़ा सा वीडियो में आगे जा कर के बिलासपुर जोन और मुंबई जोन और सिकंदराबाद जोन को लेकर के, वहाँ पे कितना स्कोर करने पे हम सेफ हैं, ठीक है। तो ऑन एन एवरेज मैं सभी बोर्ड की बात करूँ तो 14 से 16 तक अगर आपका सही है तो आप बिल्कुल सेफ हैं, ठीक है। आप आराम से 42 टी स्कोर को क्वालिफाई कर जाएंगे, बल्कि उससे ऊपर भी आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से हम बात करें वाच टेबल टेस्ट में, तो ये 20 क्वेश्चन पूछा गया था। इसमें 20 क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें से अगर आप 15 तक सही करते हैं, ठीक है, 12 से 15 का रेंज है, अगर आप इतना सही कर देते हैं तो आप 42 टी स्कोर आराम से क्रॉस कर जाएंगे, इसमें भी ये सही है। और अगर 15 से ऊपर हो रहा है तो ये बहुत अच्छा है और अच्छा टी स्कोर जाएगा। आप एवरेज से बहुत ज़्यादा मार्क्स ले आएंगे, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। लेकिन वैसे स्टूडेंट एकदम बिल्कुल नए हैं जिनको कुछ पता नहीं है, ठीक है, कोई अनुभव नहीं था, अगर इतना आपका सही हो रहा है 12 से 15, तो बिल्कुल आप सेफ जोन में हैं, आप इस बैटरी टेस्ट को आराम से पास कर ले जाएंगे। और नेक्स्ट बढ़ते हैं हिडन क्यूब टेस्ट, ठीक है। ये 50 क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, 50 क्वेश्चन रहता है। इसमें से आपका अगर 40 से 35 तक सही हो जाता है, 40 से 35 तक सही हो जाता है, तो आप बिल्कुल आराम से 42 टी स्कोर या इसके ऊपर आप ले आएंगे। इसके बाद अगर हम बात करें तो पिक्चर प्लेसमेंट टेस्ट आप देख पा रहे हैं कि इसमें 60 क्वेश्चन था, ठीक है। और ये सबके लिए आसान नहीं है दोस्तों, मैंने अभी इसके बारे में बोला है, सबके लिए आसान नहीं है, बहुत प्रैक्टिस करने के बाद भी बहुत इस पर पकड़ नहीं हो पाता है। तो ऑन एन एवरेज मैं इसमें बोल करके चलूँ कि यहाँ भी अगर आपका 45 से 50 तक के सही है तो आप बिल्कुल 42 टी स्कोर से ऊपर ले आएंगे, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। 45 से 50 अगर आपका इतना सही होता है, बल्कि मैं तो थोड़ा सा मैं अपने अनुभव के अनुसार देख पा रहा हूँ कि आपका अगर 42 से 45 का भी रेंज है इसमें, तो भी आप बहुत अच्छे हैं, तो भी आप आराम से टी स्कोर क्वालिफाई कर जाइएगा। बोलने का बहुत सारे यूट्यूबर कुछ भी कभी भी बोलते रहते हैं, आप उनकी बातों में मत आइए, इतना अगर है आपका तो आप बिल्कुल क्वालिफाई हो जाइएगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट, ये जो परसेप्चुअल स्पीड टेस्ट आता है, जो सेम फिगर पूछा था, ठीक है। इस बार इसका पैटर्न थोड़ा सा चेंज था, पिछले बार की अपेक्षा नहीं था, ठीक है। और इसमें भी बहुत सारे स्टूडेंट को दिक्कत आया है, क्योंकि सब में प्रैक्टिस की कमी थी, उस तरह का सामना, कभी उस तरह के टेस्ट नहीं दिए थे, और बिल्कुल ये अजीब टाइप का था, ठीक है। इसमें कोई भी बोल दे 30 खान कि मेरा 72 सही होगा, ठीक है, या मेरा 68 67 सही हो रहा है, आप बिल्कुल उसकी बात को मत मानिए, ठीक है। बहुत ज़्यादा ये लेंदी था, इतना आसान नहीं था, देखने में लग रहा था लेकिन ये इतना आसान नहीं है। इसमें मैं मान के चलता हूँ कि अगर इसमें भी आपका अगर 55 के आसपास सही हो रहा है, ठीक है, 55 से 57 सही हो रहा है, तो आप बिल्कुल आराम से 42 टी स्कोर पार कर जाइएगा, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, इतना तक सही है। 50 55 के बीच में भी अगर आपका, तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, आप 42 टी स्कोर पार कर जाइएगा, क्योंकि इतना आसान नहीं था, सभी के लिए टफ था दोस्तों, ठीक है। तो आप जितना मैं बोल रहा हूँ उतना अगर आपका है तो आप बिल्कुल सेफ रेंज में है, और जिनका कम है वो भी बिल्कुल ना डरे, ठीक है, क्योंकि मैंने जो कह दिया या कोई भी यूट्यूबर कह दिया तो ब्रह्मा का लकीर नहीं है। क्योंकि सारा खेल इसमें जो होता है वो एवरेज और स्टैंडर्ड डेविएशन का होता है। ये हम एक मतलब वैसा आपको बता रहे हैं कि एक अच्छा स्टूडेंट जितना कर सकता है उसके अकॉर्डिंग से मैं बात कर रहा हूँ। ज़रूरी नहीं कि इतना ही सही हो, बल्कि मैं तो ये बोल रहा हूँ कि जितना मैंने बोला है उससे भी कम है थोड़ा बहुत आपका, तो आप बिल्कुल सेफ जोन में हैं, ठीक है। इसके लिए आप टेंशन ना लें, डीवी के लिए आपको कॉल आएगा,
इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम जो 3 जोन है यहाँ पे, जिसमें जो स्टूडेंट का काफ़ी अच्छा चॉइस होता है सबका, ठीक है। एक हो गया मुंबई, ठीक है, दूसरा सिकंदराबाद, ठीक है, और तीसरा बिलासपुर, ठीक है, बिलासपुर। क्या हो सकता है इनका कट ऑफ डीवी के लिए? आप देखें, अगर मैं बिलासपुर की बात करें, मैं बिलासपुर की बात करूं, ठीक है, तो आप देखें कि इसका जो मिनिमम जो कट ऑफ गया है, ठीक है, ये 32 के आसपास गया है। कितना? 32 के आसपास गया है ओबीसी का, ठीक है। तो 32 नंबर, और उसमें भी इनको उनको जो स्टूडेंट चाहिए था वो कितना चाहिए था? 32,000 चाहिए था, ठीक है। और इन्होंने कॉल किया कितने को? 24,000 स्टूडेंट को ही कॉल किया है, ठीक है। मतलब अभी बहुत सारा स्टूडेंट इनके पास नहीं है। तो ऐसे इस सिचुएशन में अब इसके बेस पे मैं इन तीनों बोर्ड के बारे में बोल रहा हूँ, चाहे वो मुंबई हो, चाहे वो सिकंदराबाद हो, चाहे वो बिलासपुर हो दोस्तों। यहाँ पे अगर आप जनरल से हैं, ठीक है, अगर आप साइकोमेट्रिक टेस्ट क्वालिफाई कर जाते हैं, तो अगर आप जनरल से हैं तो आप ये मान के चलिए कि अगर आपका आपका मार्क्स 60 से 65 के रेंज में आ रहा है, ठीक है, खास करके मैं बिलासपुर की बात करूँगा यहाँ पे, 60 के 65 के रेंज में आ रहा है, तो आप बहुत अच्छी स्थिति में हैं, आपका सिलेक्शन पक्का है। इसमें कोई कोई रोक नहीं सकता है अगर 60 से 65 के रेंज में है, ठीक है। 60 तक भी आप अगर हैं तो भी आप बहुत अच्छी स्थिति में हैं, ठीक है। उसके बाद अगर अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं, तो इसी हिसाब से अगर आप 55 से 60 के रेंज में आते हैं तो भी आप बहुत अच्छी स्थिति में हैं, तो भी आप बहुत अच्छी स्थिति में हैं। यहाँ तक कि मैं ओबीसी वालों को यहाँ तक देख पा रहा हूँ कि जिनका जिनका 50 से 55 के बीच में है, उनका भी फाइनल सेलेक्शन होने का उम्मीद है। क्योंकि साइकोमेट्रिक टेस्ट एक ऐसा टेस्ट है जहाँ से लगभग आप समझिए कि 50% स्टूडेंट जो है वो फेल कर जाएंगे। क्या हो जाएंगे? फेल हो जाएंगे बाहर। तो ऐसे में जितने भी अच्छे मार्क्स वाले हैं वो कहाँ रह जाएंगे वहाँ पे? वैसे तो वो रहने वाले नहीं है। तो मैं इतना ये बता दे रहा हूँ, वही मैं बोल रहा हूँ, जो बात बोल रहा हूँ कि अगर आप जनरल से बिलोंग करते हैं और अगर 60 से 65 है, तो मैं बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ। इससे भी कम है अगर आपका इससे भी कम है अगर आपका 55 से 60 के रेंज में आ रहे हैं, तो ओबीसी की तरह आप भी क्वालिफाई हो जाएंगे, ठीक है। ये मैं बहुत अच्छे स्कोर की स्थिति वालों के लिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप इस बात को भूल जाइए कि कोई 75 लाया है, कोई 78 है, तो कोई 80 है, ठीक है, कोई 70 मार्क्स है। नहीं, आप भूल जाइए, क्योंकि सारा का सारा गेम बदल देगा कौन सा है को? बहुत अच्छे अच्छे जो खलीफा है वो बाहर हो जाएंगे दोस्तों। तो ऐसे में लाजमी है कि जिनका भी जनरल से जो है वो 55 60 64 65 है, बहुत अच्छी स्थिति में है आप, बिल्कुल आपका सिलेक्शन फाइनल तक आप जाएंगे। और ओबीसी की भी बात करें तो वो भी 55 से 60 के बीच में जिनका है, या 55 से कम भी है, 55 से कम भी है, तो वो भी बहुत अच्छी स्थिति में है। अब ऐसा नहीं है कि जिनका 40 नंबर है उनका सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, 53 54 55, ठीक है, 56 है, उनका सिलेक्शन होगा ओबीसी कैटेगरी में। इसी तरह से अगर एससी और एसटी की बात करें हम, तो यहाँ पर भी आप देख लीजिए कि यहाँ पे जो मैं रेंज लेकर के चला हूँ, यहाँ पे मैं 40 से लेकर के 55 के बीच में रेंज चला हूँ मैं लेकर के, ठीक है। इतना है अगर आपका, और अगर आप कैटेगरी में है एससी एसटी में, तो आपका फाइनल सिलेक्शन ज़रूर होगा, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। क्योंकि मैं जहाँ तक देख पा रहा हूँ, ये एल पी CBT 2 एग्ज़ाम के बाद में और साइकोमेट्रिक टेस्ट एग्ज़ाम के बाद में CBT 2 का जो कट ऑफ गया है वो आप देख रहे हैं। उसके बाद जो फाइनल मेरिट के लिए जो कट ऑफ आएगा, डीवी के लिए कट ऑफ आएगा, वो लगभग 20 नंबर का फासला देगा। कितना का फासला देगा? 20 नंबर। मतलब आप अभी जो कट ऑफ आया है, ठीक है, और जो मेरिट के लिए जो कट ऑफ आएगा उसमें बहुत ज़्यादा नहीं, 20 नंबर का ही रह सकता है, उससे ज़्यादा। ये मैक्सिमम मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, ये मैक्सिमम नंबर की बात कर रहा हूँ। इतना है तो बहुत अच्छे हैं। अदरवाइज़ ये अगर 14 से 15 मार्क्स का भी वेरिएशन है, ठीक है, अगर अभी का जो कट ऑफ है उससे 14 15 मार्क्स भी ज़्यादा है आपका, बहुत आप अच्छे स्थिति में हैं, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। अगर इन 3 जोन से हैं, अगर आप मुंबई से हैं, सिकंदराबाद से हैं और बिलासपुर से हैं, तो बिल्कुल इतना में आपका सिलेक्शन होने जा रहा है, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है। रहा बात मेडिकल टेस्ट की, तो आपका आँख अगर थोड़ा बहुत है, चश्मा लगाते हैं, ठीक है, 6/6 सही से नहीं है, थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है, तो बिल्कुल आप अभी से एक्सरसाइज करें और गाजर का जूस, चुकंदर का जूस जितना ले सकते हैं, ठीक है, प्लस में मेडिकल ट्रीटमेंट जो भी करा सकते हैं बिल्कुल कराएं। क्योंकि जितना मैंने शर्त रखा है उसके अंदर में अगर आपका मार्क्स है वहाँ तक के है, तो बिल्कुल आपका फाइनल सिलेक्शन होगा, इससे कोई रोक नहीं सकता है। और आगे क्या अपडेट आती है इसके लिए हमारे चैनल से आप जुड़े रहें। और मैं कोशिश करूँगा कि साइंस एंड टेक का और प्लस ट्रेड का क्लास मैं रेगुलर लाऊं। क्योंकि जो भी एस्पायरेंट 2025 का एग्ज़ाम देंगे, ठीक है, ALP CBT 1 CBT 1 और
2 का उनको साइंस और ट्रेड चाहिए ही चाहिए। तो मैं कोशिश करूँगा कि अपने इस यूट्यूब चैनल पे लगातार वीडियोज़ लाऊँ ताकि आपका हेल्प हो सके, ठीक है। और इसके लिए ज़रूरी है दोस्तों कि अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ शेयर करें और सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़ें। और मैं शुभकामना आपको दूंगा और ये कोशिश करूंगा कि आपको मैं अच्छी कंटेंट दे सकूं। और मेरी ये शुभकामनाएं हैं कि आप अच्छा मेहनत करें, फले फूलें, ठीक है। और इस बार सिलेक्शन लें और अपना नाम रोशन करें, अपने मोहल्ले का नाम रोशन करें, अपने शहर का नाम रोशन करें, अपने गुरु का नाम रोशन करें। और थोड़ा सा ये भी कोशिश करूँगा कि आपके सिलेक्शन में मेरा भी एक छोटा सा योगदान हो, चाहे वो जानकारी के माध्यम से ही क्यों ना हो। और मैं कोशिश करूँगा कि जितना हो सके मैं आपका मोटिवेशन लेवल बढ़ाऊँ और चीज़ों को सही ढंग से आपके सामने सभी जागरूकताओं को, सभी जानकारी को आपके सामने परोस सकूँ और दिखा सकूँ। तो तब तक के लिए, जब तक नया अपडेट आता है तब तक के लिए वेट करें और जुड़े रहें मेरे वीडियो से। धन्यवाद।